मनी, ये जो पैसा है मनी, इसको मार्केट में आने से पहले ट्रांजेक्शन कैसे होता था? पहले ट्रांजेक्शन होता था क्या आपका? बार्टर सिस्टम के थ्रू। अब बार्टर सिस्टम बोलता क्या है? देखिए, बार्टर सिस्टम सिंपली बोलता है भाई एक्सचेंज बिटवीन सी टू सी। सुनोगे सी टू सी यानी कि कमोडिटी के बदले कमोडिटी, ठीक है। हालांकि यहाँ पर सर्विस भी रहता है। कमोडिटी टू कमोडिटी बोलने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए सिंपली आप भाई एक तरफ इधर राइस था, एक तरफ इधर मान लीजिए पल्स था, ठीक है। ये आदमी इसको राइस दे दिया, ये आदमी इसको पल्स दे दिया, मतलब एक हाथ से सामान ले और दूसरे हाथ से सामान दे। सिंपल बोलचाल भाषा में मतलब है कि भाई राइस क्या, एक हाथ से तुम मेरा राइस ले लो, दूसरे हाथ से तुम हमको दाल दे दो। तो ये जो एक्सचेंज हुआ, जो एक्सचेंज हुआ आपस में, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बार्टर सिस्टम। अब देखिए बच्चों, ये केवल गुड्स में नहीं होता था, ये सर्विस में भी होता था, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है। सिंपली क्या लिखा हुआ देखिए, बार्टर सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विस आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विस। अब गुड्स टू गुड्स तो आप देखे होंगे, ये गुड्स टू गुड्स तो आप फ्लिपकार्ट में भी देखे होंगे। ये गुड्स टू गुड्स आप फ्लिपकार्ट में भी देखे होंगे, पता नहीं है। मान लीजिए आपके पास कोई मोबाइल है, बोलता नहीं कि आप अपना पुराना मोबाइल को 5,000 में बेच दीजिए और नया, उसके बाद मान लीजिए नया मोबाइल का दाम 20,000 है, तो ये पुराना मोबाइल आप 5,000 में दे दिए, आपका सामान ले लिया और बदले में एक्स्ट्रा पैसा और आपसे 15,000 रुपये ले लेगा। ये भी प्रकार का बार्टर सिस्टम ही है। आखिरकार आपने एक मोबाइल दिया, दूसरा हाथ से मोबाइल लिए। हाँ, वो बात अलग है कि अब मॉडर्न एरा में आप उसको पैसा भी देने में सक्षम है, ठीक है। तो ये क्या, आप तो बार्टर सिस्टम इस तरह यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, छोटा सा बार्टर सिस्टम। तो गुड्स तो आपको देखने को मिल जाएगा, पर आपको दिमाग में दौड़ होगा सर सर्विस के साथ कैसे कोई करेगा? ऐसा तो नहीं है कि अब देखिए सर्विस में आता क्या क्या, सर्विस में आपका आएगा, सर्विस में आपका बैंकिंग आता है, आपका इंश्योरेंस आता है, डॉक्टर का सर्विस आता है कि नहीं? डॉक्टर का सर्विस आता है, आपका बाल काटने वाला बार्बर का सर्विस आता है। तो ये लोग कैसे एक्सचेंज करता होगा? तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? हाँ, कॉम्प्लिकेटेड होता था वो। हम आपको एक उदाहरण देते हैं, देखिए कि जब हम गांव में थे ना, जब हम गांव में थे, तो सर्विस को गुड्स से कैसे एक्सचेंज होता था हम अपना आंख से देखे हैं। होता क्या है, मान लीजिए ये एक बार्बर है, ठीक है, ये वो बार्बर है और ये हम लोग का फैमिली का बाल काटता था, ठीक है। ये लोग ना अपना अपना फैमिली से एग्रीमेंट कर लेता था, और एग्रीमेंट क्या होता था कि एग्रीमेंट ये होता था कि जैसे मेरा फैमिली है, सिंपल एग्रीमेंट था भाई कि जो मेरा फैमिली है इस बार्बर को, गांव तक उसको सब नाई बोलता था, नाई नाई या नऊ ऐसे टाइप से बोलते थे। तो एग्रीमेंट ये हुआ कि इसको हम लोग हर साल 100 केजी का धान दे देंगे। धान को क्या बोलते हैं? पैडी बोलते हैं, ठीक है। धान दे देंगे और ये जो बार्बर है हम लोग का फैमिली को आकर के, जब भी हम लोग बोलेंगे आ जाइएगा बाल काटने, ये हम लोग का बाल आके काट देता था, ठीक है। ये 100 केजी का जो धान बोले हैं वो मेरा फैमिली से रहता था। इस तरह से इसका बहुत सारा फैमिली से कॉन्टैक्ट रहता था, ठीक है। अब ये घटते बढ़ते था 100 केजी या कितना कितना, वो मेरे दादा को याद होगा, हमको याद है, पर इतना हम जानते थे कि हम लोग धान देते थे, ठीक है। तो हम लोग इसको बदले में धान देते थे और ये हम लोग का आकर के इस तरह का सर्विस करके चला जाता था। तो इस तरह से सर्विस को गुड्स से एक्सचेंज करते हुए हम देखे हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। अब दिक्कत ये है कि सर जब बार्टर सिस्टम से काम जब चली जा रहा था तो पैसा का जरूरत क्यों पड़ा? है क्या ना, इस बार्टर सिस्टम में बहुत सारा दिक्कत है, लिमिटेशन बहुत सारा है, बहुत ब्लंडर का लिमिटेशन है। सबसे पहला क्या है, बार्टर सिस्टम को होने के लिए ना आपका जो ट्रांजेक्शन हो वो आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स होना चाहिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स होगा तब बार्टर सिस्टम होगा। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस बोले का मतलब है कि ये प्रॉब्लम नहीं हो पाता था, इसलिए उसका लिमिटेशन है। बार्टर सिस्टम होगा कब? जब वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स आके मिले तब। क्या मतलब वो इसका बोलने का? देखिए मतलब समझिए, ये आदमी है और ये दूसरा आदमी है, ये बेच रहा है मान लीजिए चलिए राइस, और ये बेच रहा है क्या, ये वाला आदमी बेच रहा है क्या आपका पल्स, मतलब दाल बेच रहा है। अब एक्सचेंज सिर्फ तभी होगा जब ये आदमी अपना चावल के बदले में दाल लेने को तैयार हो जाए और ये आदमी अपना दाल के बदले में राइस लेने को तैयार हो जाए। मतलब इसके पास जो है ये लेने को तैयार हो जाए और इसके पास है वो ये लेने को तैयार हो जाए, यानी कि दोनों को एक दूसरे का सामान को लेने को जब तैयार हो जाएगा तभी इस तरह का जो फेनोमेना है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स। पर ऐसा होता नहीं था, ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। अब समझ में आ रहा? देखिए यहाँ पर कितना रिस्की है। ऐसे समझिए कि ये जो पर्सन है, मान लीजिए ये राइस के ये दाल लेने को तैयार है, ये जो आदमी बेच रहा है, लेकिन ये आदमी जो है जो दाल बेच रहा है इसको भाई राइस नहीं चाहिए, इसको मिल्क चाहिए। तो क्या ये एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक्सचेंज होने के लिए भाई पॉसिबल ही नहीं, इसको जो चाहिए उसके पास तो है ही नहीं, तो एक्सचेंज हो नहीं पाएगा। इसे क्या बोलते हैं? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स। भाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स बार बार मिले ये बहुत रेयर होता था, ठीक है।
मैक्सिमम टाइम वो पॉसिबल नहीं होता था, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। अब उस समय क्या था, कॉमन मेजर भी नहीं होता था, मतलब क्वालिटी को कैसे कंपेयर कीजिएगा, समझिए। मान लीजिए इस आदमी के पास इस आदमी के पास मान लीजिए राइस है, ठीक है, और इस आदमी के पास मान लीजिए मिल्क है। तो भाई क्या 1 केजी राइस 1 केजी राइस 1 लीटर मिल्क के बराबर होता है? नहीं होता। 1 केजी राइस 1 लीटर मिल्क के बराबर थोड़ी होता है। दोनों कॉमन यूनिट में कहाँ है, देखिए ये आएगा आपका केजी में आ रहा है, ये आपका इसका यूनिट लीटर में आ रहा है, तो कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसको चेंज कैसे कीजिएगा आप आपस में, अब इसको आपस में चेंज नहीं कर सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। तो क्या ये एक आपका दूसरा प्रॉब्लम था आपका बार्टर सिस्टम में, क्या आपका कॉमन मेजर वैल्यू नहीं है। देखिए एक्सचेंज होने के लिए दोनों को सेम यूनिट में होना चाहिए, दोनों को सेम यूनिट पे होना चाहिए, तब जाके वो एक्सचेंज होगा, वरना ये कैसे डिसाइड करेगा। आप सोच के देखिए ना, क्या 1 केजी राइस जो आज आप मार्केट में खरीदते हैं, मान लीजिए आप बासमती चावल खाते हैं, उसका रेट है कितना, 120 रुपये, 120 रुपये किलो है वो। जो नॉर्मल मार्केट में अमूल का भी दूध मिलता है वो 64 रुपया या 65 रुपये किलो होगा। तो कैसे हिसाब लगाइएगा, यहाँ पर 1 केजी राइस का दाम 120 है, यहाँ पर 1 केजी दूध का दाम 65 रुपये ही है, 65 ओनली। तो कैसे चेंज कीजिएगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो कॉमन कॉमन मेजर नहीं होता था, तो इस तरह का दिक्कत उसमें होता था। समझ में आया? तो यही लिखा हुआ है बच्चों, उसको पढ़ लेते हैं, चलिए। यही लिखा हुआ है कि अब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर एंड कंपेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कोई कॉमन यूनिट था ही नहीं, ठीक है, कॉमन यूनिट था नहीं, तो इससे बड़ा दिक्कत आता था। तो ये था दूसरा दिक्कत। अब आगे बढ़िए, डिफिकल्टी इन डिवाइडिंग ऑफ गुड्स, बहुत दिक्कत है। बीइंग अ स्टूडेंट लाइफ में जब हम लोग जीते रहते हैं, या आप ही तो आप 12 में हैं, आगे जाइएगा बाहर पढ़ने, तो नो डाउट आप बहुत कोई वेजिटेरियन होंगे, लेकिन मान लीजिए कोई लोग है जो भाई नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, मांस मछली खाने वाला है। अब सोच के देखिए, अब वो पूरा चिकन तो खरीदेगा नहीं ना, अकेले है तो, इतना बड़ा राक्षस तो हम लोग कोई है नहीं कि पूरा अकेले खड़ा चिकन को खा जाए। हम लोग टुकड़ा में लेते हैं, भाई आधा किलो दे दीजिए, एक पाव यानी कि 250 ग्राम दे दीजिए, अब 250 मतलब 250 ग्राम दे दीजिए, ठीक है। अब जैसे हम जाते हैं लेने, हम ही को देख लीजिए, अगर हम जाते हैं तो हम कितना लेते हैं, 500 ग्राम लेते हैं, यानी कि आधा किलो लेते हैं। अब लेकिन जो चिकन होता है वो तो 1 केजी से ऊपर रहता है ना। तो अगर बार्टर सिस्टम चल रहा होता तो हम कैसे उससे बोलते भाई वो आधा काट के दे दूं, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल था नहीं, पॉसिबल नहीं था। तो क्या इस तरह डिवाइडिंग ऑफ गुड्स उसमें बहुत दिक्कत होता है। अच्छा पहले के समय में क्या आपका फिश, चिकन, गाय बफेलो ये सब बिकता था, खाने उस समय गाय बफेलो खाने के लिए बिकता था। गाय बफेलो जो होता था मेनली क्या आपका ट्रेडिंग पर्पज के लिए, खेती किसानी, दूध दे, इसके लिए, ठीक है। तो डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट होता डिवाइड करना। तो ये इसका दूसरा प्रॉब्लम था। सर मैं क्या लिखा हुआ पढ़िए, कि some goods cannot be divided into smaller parts without losing their usefulness। अब कुछ गुड्स को भाई आप बांट नहीं सकते, जैसे चिकन उकन को बांट उसका काट मतलब एक उस समय भाई पूरा का पूरा लेना पड़ता है, अगर उसको आप काट दीजिएगा तो फिर दूसरा खरीदेगा तो तब बेकार भी हो सकता है। तो उसमें काफी उसमें दिक्कत आता था, ठीक है। मैनी एनिमल्स सच एज आपका एनिमल्स हाउस, आपका हाउसेस वेर इनडिविजिबल। कोई चीज होता है जिसको आप टुकड़ा में बेच नहीं सकते, जैसे घर भी है, घर को आप कैसे बोलेगा आप एक कमरा घर का मेरा ले लो, पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्टी है, ठीक है। इफ समवन वांटेड टू ओनली पार्ट ऑफ सच गुड्स एक्सचेंज बिकम इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं हो पाता था। तो ये क्या बच्चों, डिफिकल्ट इन डिवाइडिंग गुड्स। बार्टर सिस्टम में आप सामान को टुकड़ा में तोड़ नहीं सकते, जैसे आपको बताएं चिकन का बेस्ट एग्जांपल है। आप आपको चाहिए मात्र हाफ केजी, और वो आप हाफ केजी के पास है नहीं, ठीक है। तो ये दिक्कत। स्टोरेज वैल्यू और ड्यूरेबिलिटी, और वैसे भाई आप देखिए समझिए, इसे बहुत तरह का इशू होता था। मान लीजिए एक किसान है जो उगाया है टमाटर उगाया है, क्या उसको स्टोर करके रख सकता है? वो रख सकता है। उसको हर हाल में कम से कम 7 दिन में उसको बेच के निकालना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो ये टमाटर क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो उसको आप सामान को स्टोर नहीं कर सकते, आप सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। पेरिशेबल आइटम गुड्स को आप स्टोर नहीं कर सकते, तो नॉन पेरिशेबल है उसको तो स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन पेरिशेबल आइटम का क्या, ठीक है। सर्विस को क्या, सर्विस कैसे स्टोर कीजिएगा, वो पॉसिबल ही नहीं था, है कि नहीं। और साथ ही साथ अगर आप सामान को रखते तो हाँ भाई जो बोले खराब होने का डर था। तो ये क्या स्टोरेज वैल्यू और ड्यूरेबिलिटी पे काफी दिक्कत होता था, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम में एक ये भी प्रॉब्लम था, बार्टर सिस्टम में एक ये भी दिक्कत था, ठीक। मोस्ट गुड्स कुड नॉट बी स्टोर्ड सेफली फॉर फ्यूचर यूज और लॉन्ग टर्म वेल्थ। बताएं, सामान सबको लंबे समय तक रखा जा सकता नहीं था, खराब होने का डर, ठीक।
फिर ये देखिए डिफिकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स। अब डेफर्ड पेमेंट्स में बहुत दिक्कत आता था। डेफर्ड पेमेंट्स बोलने का होता है फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर ट्रांजेक्शन एक प्रकार से, फ्यूचर में ट्रांजेक्शन। भाई मान लीजिए, ऐसे समझिए भाई, आपको ये आदमी अपना राइस का सैंपल दिखाया, ठीक है, कि ये देखिए मेरा राइस का क्वालिटी। आपको आपको क्या किया, वो राइस का क्वालिटी दिखाया, आपको राइस का क्वालिटी पसंद आया और बोले भाई आप, ये आदमी और आप लोग एग्रीमेंट कर लिए कि अगले साल तुम्हारा जो भी फसल होगा हमको दे देना, हम तुमको बदले में सामान देंगे। कोई भी बात होता है, चलो कि तुमको हम भाई क्या बोलते हैं, एक दीवान, दीवान समझ रहे हैं ना, वो जो सोते थे ना दीवान, पलंग। हालांकि उस समय दीवान तो बनता नहीं था, तो चलिए कुछ और ले लेते हैं, चलिए बफेलो दे देंगे अपना, ठीक है, अपना बफेलो दे देगा वो, और इसका फसल का वो ले लेगा। चलिए जितना भी फसल लेना बफेलो ले देगा उसको, और उसको बदले में वो जो क्वालिटी दिखा वो राइस दे देगा। 6 महीना बाद अब ये आदमी इसको जब राइस देना, क्या कोई जरूरी है कि सेम क्वालिटी राइस उगे? नहीं, क्वालिटी गिर जाएगा। बात फंस गया ना। अगर क्वालिटी गिर गया तो बोलेगा नहीं ये वाला आदमी कि भाई तुम्हारा क्वालिटी तो पिछले बार की तरह नहीं है, पिछले बार की तरह क्वालिटी नहीं है, तब कैसे एक्सचेंज होगा? अच्छा चलिए एक बार करके ये भी सोच लीजिए, ये आदमी जो क्वालिटी दिखाया था वो एकदम सेम क्वालिटी को दिखा दिया, पर जिस 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 बफेलो को लेके मान लीजिए वो 10 बफेलो लेता अपना पूरा फसल के बदले में, 10 बफेलो से मिलने वाला था उस समय, तो पूरा वो लोग हट्टा कट्टा एकदम तगड़ा था। अब ये लोग पूरा सिक हो गया, बीमार पड़ गया भाई, तो कैसे ले ले, कैसे ले ले? यहाँ भी दिक्कत ही दिक्कत। तो क्या बोलते फ्यूचर पेमेंट करने में पहले बहुत तरह का इशू होता था, समझ में आया? अब देखिए, अब चीजों को समझिए, ये सब आपका यहां तक जो हम लोग पढ़े ना, ये हम लोग का क्या था, बार्टर सिस्टम में दिक्कत है, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। अब पैसा आया, मनी आया। मनी किसको बोलते हैं? तो समझ मनी हम लोग बोलते कैसे हैं, बुक का लैंग्वेज में मनी किसको बोलते हैं? कोई भी वो चीज, कोई भी चीज जो खासकर आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन और मेजर वैल्यू और स्टोर वैल्यू और स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट्स, इन सब का फंक्शन जो कर देना कोई भी वो चीज, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मनी। खास कर ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज और आपका मेजर ऑफ वैल्यू यानी कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, ये दो फंक्शन, फंक्शन नंबर 1 और फंक्शन नंबर 2, ये दोनों अगर कोई भी कर दे तो उस चीज को हम लोग मनी बोल देंगे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो चीज कुछ भी हो, ठीक है। तो इसी के बीच में एक इकोनॉमिस्ट थे क्रॉथर करके, वो क्या बोले देखे, पढ़ लीजिए उसको, इनका नाम याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ दो तो क्रॉथर। इन्हीं का डिफरेंशन है, मनी इज एनीथिंग दैट जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर वैल्यू। सबको बताएं, ठीक है। अब मनी का फंक्शन क्या है? मनी का दो फंक्शन है मेनली, एक है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा है उसका सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में कौन कौन आता है? प्राइमरी फंक्शन में केवल दो आता है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एक है आपका मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपका समझ लीजिए कि भाई इसके बदले में आप कुछ भी ले सकते हैं, ये यूनिवर्सल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। यानी कि मीडियम मनी इज यूज्ड एज ए मीडियम टू बाय सेल एंड गुड्स एंड सर्विस, यानी कि पैसा के दम पे, पैसा के दम पे आप कुछ भी सेल या परचेज कर सकते हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, है ना। आज का डेट में पैसा है तो उस पैसा से आप गुड्स भी ले सकते हैं, कोई भी सामान, मोबाइल कूलर फ्रिज कुछ भी, और साथ ही साथ कोई भी सर्विस, डॉक्टर का सर्विस हो, चाहे आपका बार्बर का सर्विस हो, चाहे आपका बैंकिंग का सर्विस हो, किसी के बीच का सर्विस हो, वो सर्विस आपको पैसा के दम पे मिल जाएगा, है कि ये यूनिवर्सल मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। मेजर वैल्यू मतलब क्या? कॉमन यूनिट भी बन गया, कॉमन यूनिट भी बन गया। अब कॉमन यूनिट बन गया मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों, देखिए मान लीजिए ये आदमी है और ये आदमी है, ठीक है। अब ये आदमी इसको, इसके पास राइस था और इसके पास पैसा था, ये आदमी इसको दिया, कितना पैसा दिया? मान लीजिए 100 रुपये दिया, ये आदमी इसको राइस दे दिया। अब ये जो 100 रुपया इसके पास है, जो 100 रुपये इसके पास आया, ये इसी 100 रुपये को इस्तेमाल करके कहीं और भी जो खरीदना चाहे वो खरीद सकता है कि नहीं? चाहे वो दाल खरीदना हो, चाहे वो मिल्क खरीदना हो, चाहे टीवी खरीदना हो, चाहे कूलर खरीदना हो, इसे 100 रुपये से खरीद सकता है। तो क्या वो कॉमन यूनिट बन गया, है कि नहीं? एकदम कॉमन यूनिट बन गया। तो यह है उसका मेजर वैल्यू बोलने का मतलब, ठीक। अब सेकेंडरी फंक्शन क्या क्या है मनी का? मनी का सेकेंडरी फंक्शन क्या है उसका? भाई स्टोर वैल्यू। मनी को आप स्टोर करके रख दीजिए, नहीं खराब होने वाला, वो कितनों साल रख दीजिए, कोई खराब नहीं होगा। जैसे अब टोमेटो का जो इशू था, मान लीजिए टोमेटो का इशू था, उसको बेच दिए आप, बेच के उसको पैसा में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, उसको आप मनी में कन्वर्ट कर लिए, रख दीजिए मनी सालों साल तक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी खराब नहीं होने वाला, वो पैसा कभी खराब नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है? आपका स्टोर वैल्यू का फंक्शन भी था और आपका डेफर्ड पेमेंट्स का भी सिस्टम ये क्लियर कर दिया,
ठीक है। डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो लोन लिया कितना 1 लाख का, वो धीरे धीरे करके उस लोन को इंस्टॉलमेंट में चुका देगा, क्योंकि वैल्यू में आ गया ना वो चीज, तो पैसा अभी वैल्यू में आ गया। मान लीजिए ये 1 करोड़ लिख दिए क्या हम, ठीक है 1 करोड़ लिखा गया, तो ये अभी वैल्यू में आ गया तो धीरे धीरे करके वैल्यू वही चुका देंगे, ठीक है। वैसे होता ना कि अभी मान लीजिए बहुत सिंपल सा चीज है, मान लीजिए भाई अभी कोई चीज का दाम, मान लीजिए किसी चीज कोई भी सर्विस का दाम मान लीजिए अभी 10,000 है, ठीक है, और आपको भाई साल भर बाद उसके पास जाना है, तो बोले भाई साल भर बाद तो दाम बढ़ जाएगा, तो ठीक है जो बढ़ा दाम होगा हम आपको बढ़ा हुआ रेट पे दे देंगे, खत्म। तो बढ़ा हुआ रेट पे दे देंगे, बस सिंपली डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर पेमेंट बहुत इजीली होता है। अभी 10 है ना, उस समय 12 हो जाएगा, ठीक है तो 12 ले लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, क्या दिक्कत आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। यहाँ पर काऊ और बफेलो को लॉजिक तो लग ही नहीं रहा है, पैसा ना खराब होने वाला है कुछ नहीं, बस 10 का 10 ही रहेगा। तो ये था कंटीजेंट फंक्शन, आपका किताब में नहीं है बच्चों, इसलिए इसको रहने दीजिए, ठीक है। कंटीजेंट फंक्शन हम लोग नहीं देखेंगे। तो ये जो हम लोग देखें ये क्या था हम लोग का, फंक्शन ऑफ मनी। अब एग्जाम में क्वेश्चन वैसे पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपका कि भाई आपको दे देगा क्या, बार्टर सिस्टम का एक प्रॉब्लम, बार्टर सिस्टम का थमाएगा आपको प्रॉब्लम, और पूछेगा बताओ कि मनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। समझ में आया? जैसे यहाँ पर देखिए ये हाउ मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, कि पैसा जो है बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम हुआ करता था उन सबको कैसे सॉल्व किया। अगर आप मनी और मनी का फंक्शन समझ में आ गया होगा तो ये भी बहुत इजीली हो जाएगा। आपको लिखना कैसे, लिखना ये स्टाइल में, ठीक है। मान लीजिए पहला प्रॉब्लम क्या था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, ये सॉल्व होगा ऐसे, मनी बाय यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, हर कोई पैसा ले सकता है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए ये आदमी है, ठीक है, जैसे आपको थोड़ा जस्ट उदाहरण दिए थे। अब इस आदमी को क्या अपना राइस बेचा था, इसको ये राइस बेच दिया, ठीक है, राइस बेच दिया, ये बदले में इस आदमी को 100 रुपये दे दिया। अब इस आदमी के पास 100 रुपये आ गया ना, अब इसको चिंता ना 100 रुपये करे, कहीं भी जाके कुछ भी ले ले, चाहे वो गुड्स ले ले, चाहे वो गुड्स ले ले, चाहे वो सर्विस ले ले, ठीक है। ये लोग दोनों आराम से उसको एक्सेप्ट कर लेगा इस पैसा को, जैसा आज के डेट में आप करते वो हमें पहले बोले थे। तो क्या इस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि भाई मनी आपका क्या यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का काम कर रहा है। ये जैसे इस आदमी को 100 रुपये ले लिया, ये आदमी किसी और को देगा, गुड्स वाला को तो वो ले लेगा, सर्विस वाला को देगा तो सर्विस वाला ले लेगा, तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व। अब आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, आप किसी को भी दे दीजिएगा वो पैसा रख लेगा। जैसे आज का डेट में था, आप किसी को भी दीजिए, दुकान किसी भी आदमी को दीजिए, किसी लेबर को, दुकान को, भजी सब्जी वाला को, किसी को भी दीजिए उसको एक्सेप्ट करेगा, क्या यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये पहले आपका होता था किसमें, आपका बाटा सिस्टम में। बाटा सिस्टम में ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे, क्या मेजर मनी एक स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड यूनिट है कि नहीं। जैसे था क्या, मान लीजिए भाई उसमें क्या दिक्कत था कि भाई राइस है, 1 kg राइस है। अब 1 kg राइस जो है आपका वहां पहले एक 1 लीटर मिल्क के बराबर नहीं हो पाता था, ठीक है, क्योंकि भाई 1 kg राइस का दाम हो सकता है 120 रुपया हो और मिल्क का दाम 65 रुपया हो, तो कन्वर्ट होने में दिक्कत होता था बच्चों। तो अब क्या, अब तो कॉमन यूनिट आ गया ना। अब ये क्या करेगा, देखिए ये जो राइस है उसको रुपीज का टर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ये 120 रुपया रुपीज का टर्म में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। और ये जो मिल्क है ये किसका टर्म में कन्वर्ट हो गया, ये भी आपका रुपीज का टर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पहले जब केवल कमोडिटी होता था, क्या था कमोडिटी का, इधर केजी के हिसाब से, इधर लीटर के हिसाब से, तो इस यूनिट को इस यूनिट के साथ कैसे चेंज कीजिएगा, दिक्कत। अब क्या, इसको तो आप कन्वर्ट कर दीजिएगा ना सीधा। अब इस 1 kg ऑफ राइस को आप सीधा कन्वर्ट कर दिया किसमें, रुपीस में। ये 1 लीटर मिल्क किसे कन्वर्ट कर दिया, इसमें रुपीस में। अब ये रुपीस में आ गया ना, तो रुपीस तो इजिली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब भाई तुम्हारा 1 लीटर का कितना दाम है, अब मीडियम पैसा से चेंज हो रहा है, तो तुम्हारा 1 लीटर दूध का दाम अगर 65 है तो ठीक है, तो तुम उतना रुपीस दे देते हैं इसको। अब इसको मान लीजिए इस आदमी के पास रुपीस आ गया, अब इसको मान लीजिए ये लेना है, कुछ भी लेना है, राइस चावल जो भी लेना है, तो इसको जाकर क्या वही सेम रुपीस को दे देगा। अब रुपीस क्या कॉमन यूनिट बन गया ना दोनों में, ये भी रुपीस के ले रहा है, ये भी रुपीस ले रहा है, तो कॉमन यूनिट बन गया वो। तो इस तरह से बच्चों आपका इस तरह से जो ये जो प्रॉब्लम था लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, इसको मनी इस तरह से सॉल्व किया, क्या खुद वो कॉमन यूनिट बन गया, ठीक है, खुद वो कॉमन यूनिट बन गया, ठीक है। एग्जांपल जैसे इसमें क्या दिया, इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग वेदर 1 काउ इज इक्वल टू 5 sacks ऑफ व्हीट, 5 बोरा व्हीट का, बोथ कैन बी वैल्यूड इन द मनी। काउ दोनों को मनी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, काउ का वर्थ इतना है, व्हीट का वर्थ इतना है, देखिए दोनों क्या रुपीस में कन्वर्टेड है, ये भी रुपीस में है, ये भी रुपीस में है, तो इजिली चेंज हो सकता है, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम क्या था बाटा सिस्टम में, डिफिकल्टी इन डिवाइडिंग गुड्स
अब गुड्स को बांटने में दिक्कत भाई, हमको लेना है 500 ग्राम चिकन, ठीक है, और मेरे पास मान लीजिए उस समय अगर हम बार्टर सिस्टम में होते और हम वहाँ पर चावल बेच रहे होते तो कैसे ले भाई, दिक्कत होता था। अब क्या है, अब 2 रुपीज़ है, ठीक है भाई, हमको अगर अगर 250 ग्राम भी लेना हो, 250 ग्राम भी लेना हो, तो उतना का ही पैसा देंगे। 100 रुपये किलो है, 200 नहीं है, 200 रुपये किलो है, ठीक है, हम लिए आधा किलो, 500 ग्राम लिए तो 100 रुपीज़ दे देंगे। कम लेंगे तो और कम देंगे, मान लो एक पाव ही लिए तो कितना से 50 रुपये दे करके आ जाएंगे। एक पाव 250 ग्राम केवल लिए, 250 ग्राम, तो क्या देखिए अब आराम से गुड्स को आप इजली से डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या था, डिफिकल्टी इन डिवाइडिंग गुड्स, उसको सॉल्व किया क्या, मनी सॉल्व बाय डिजिबिलिटी ऑफ मनी, मनी को आप टुकड़ों में बांट सकते हैं, टुकड़ों में बांट सकते हैं, तभी तो उसका 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया करके दुनिया भर का सिक्का आप ले सकते हैं, कॉइन है, अलग डिनोमिनेशन है। चौथा जो प्रॉब्लम था भाई, प्रॉब्लम स्टोरेज वैल्यू और ड्यूरेबिलिटी। जैसे बताएं कि भाई टोमेटो को आपको हर हाल में बेचना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा, तो उसको सॉल्व कर दिया आपका मनी। अब इसको बेच करके पैसा को रख लीजिए, अब इसको बेच करके रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिए, रुपीज आपको सालों चलेगा, कोई खराबी नहीं आएगा। क्लियर, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम भी ठीक हो गया। पांचवा प्रॉब्लम क्या था, डिफिकल्टी इन डिफर्ड पेमेंट्स, फ्यूचर पेमेंट्स करने में दिक्कत होता था पहले। फ्यूचर पेमेंट्स में क्या, जैसे क्या कि भाई जैसे बताया था, इधर मान लीजिए राइस है, इधर बफेलो है, अब इस आदमी के साथ एग्रीमेंट हुआ इस आदमी का कि भाई 6 महीना बाद तुम जितना राइस उगाएगा, ये आदमी बोल रहा है इसको कि 6 महीना बाद तुम जितना राइस उगाएगा तुमको हम ले लेंगे और तुम मेरा 10 बफेलो ले लेगा। ये राइस का जो क्वालिटी दिखा था, बफेलो जो कंडीशन था, ठीक है, दोनों अच्छा अच्छा कंडीशन में था। अब 6 महीना बाद गारंटी तो नहीं है बच्चों कि इसका क्वालिटी इसका बफेलो जैसा पहले से मैच करे, कोई गारंटी नहीं है भाई। या ये बफेलो ही उस समय जो एकदम हटा कटा तगड़ा था, उस ये लोग बीमार पड़ जाए और ये बेचारा क्वालिटी अपना सही लेकर के आ जाए, दिक्कत है दिक्कत, ठीक है। फ्यूचर पेमेंट में दिक्कत ही होता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए मनी आ गया भाई, तो मनी तो क्या उसको हम लोग स्टेबिलिटी में ला सकते हैं ना, राइस का क्वालिटी गिर गया तो ठीक है, पहले अगर मान लीजिए 60 रुपये में बात हुआ था, अब भाई होता ना भाई क्वालिटी तो गिर गया तो ठीक है, 60 की जगह 50 कर देते हैं, लेकिन तुम्हारा राइस खरीद लेते हैं अगर पेमेंट किए थे तो। समझ में आया, तो ये है क्या आपका फ्यूचर पेमेंट्स करने का तरीका, तो आज के डेट में होता है, बहुत कॉमनली आप करते हैं फ्यूचर पेमेंट्स। अब देखिए इवेल्युएशन ऑफ मनी, मनी कैसे इवेल्युएट करते गया है, ठीक है, समझिए। सबसे पहले क्या था आपका, कमोडिटी मनी, यानी कि कमोडिटी बोले मतलब क्या, सामान के बदले सामान, सीधा, ठीक है। वैल्यू ऑफ यहाँ पर क्या, सिंपली सामान के बदले सामान था। फिर क्या है आपका मेटालिक मनी, मेटालिक मनी में क्या आपका कॉइन आया, गोल्ड आया, सिल्वर आया, सब क्या पर सिक्का बनता था, ठीक है। कॉइन जो सिक्का सब था गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में, इन सब का बनता था, ठीक है, तो बोला गया मेटालिक मनी। फिर क्या आपका पेपर मनी, पेपर मनी बोले गवर्नमेंट इशू पेपर करेंसी टू रिप्लेस हैवी मेटल कॉइन्स, फर्स्ट बैक बाय गोल्ड सिल्वर, नाउ बैक बाय पब्लिक ट्रस्ट फिएट मनी। अच्छा, ये हम लोग बाद में जब आरबीआई का फंक्शन पढ़ेंगे उसको डेटे में देखेंगे कि पहले जो था, जो कागज छपता था पैसा, वो पहले गोल्ड या सिल्वर के हिसाब से छपता था, जितना गोल्ड है या सिल्वर है, मेनली गोल्ड है, सिल्वर नहीं, मेनली गोल्ड है, जितना गोल्ड है उसके हिसाब से छपता था। अब क्या है, वो फिएट मनी हो गया। फिएट मनी बोलने का मतलब क्या हो गया, फिएट मनी बोलने का मतलब है कि ये आपका समझ लीजिए, आपका इस पैसा का अपना इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं होता, अपना वैल्यू कुछ नहीं होता। जैसे वो जो हम लोग के पास नोट है, मान लीजिए मेरे पास 500 का नोट है, ये तो मेरे कागज का टुकड़ा है ना, ये चल क्यों रहा है मार्केट में, ये चल रहा है भाई गवर्नमेंट का ट्रस्ट पे, गवर्नमेंट का ट्रस्ट पे कि भाई हाँ गवर्नमेंट प्रॉमिस करके, देखिएगा इसमें आरबीआई का सिग्नेचर रहता है ना, वो लिखा रहता है कि भाई हम प्रॉमिस करते हैं कि इतना वैल्यू का चीज हम जिसके पास भी 500 का नोट रहेगा उसको देंगे, उसको क्या बोलते हैं लोग, फिएट मनी। डिटेल में आपको फिएट मनी समझाएंगे, फिएट मनी लीगल टेंडर ऑफ मनी में अंतर क्या होता है। फिर आया क्या बच्चों हम लोग का, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में क्या था हम लोग का, आपका चेक था, आपका बैंक डिपॉजिट था, ठीक है, वो बेस्ड ऑन प्रॉमिस ऑफ पेमेंट्स बाय बैंक। चेक कैसा था, देखिए क्रेडिट मनी में आपका चेक और बैंक डिपॉजिट आया। ये एग्जाम में एमसीक्यू में बहुत पूछता है कि भाई प्लास्टिक मनी किसको बोलते हैं। प्लास्टिक मनी आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, ये सब है। क्यों, क्योंकि ये प्लास्टिक से बना था इसलिए। फिर क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी जो आज का डेट में आप मेनली देख रहे हैं, आपका ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, आपका डेबिट कार्ड हो गया, मोबाइल वॉलेट्स हो गया, आपका जो यूपीआई हो गया, ये क्या डिजिटल सिस्टम जो आ गया, जो आपका कि पैसा का पेमेंट आप किससे कर रहे हैं, इंटरनेट से कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं, ठीक है, ये था। अच्छा, सप्लाई ऑफ मनी। अब देखिए आरबीआई जो मार्केट में पैसा छोड़ती है ना, वो केवल करेंसी के रूप में थोड़ी ना है, केवल करेंसी के रूप में नहीं है, कॉइन्स है, कुछ ड्राफ्ट है, कुछ सिक्योरिटी है, बहुत तरह का पैसा मार्केट में छुटा हुआ है। मनी का डिफिनेशन तो सब कुछ फुलफिल कर रहा है ना। तो इसमें क्या है, जो कुछ जो अलग अलग जो फॉर्म पे है ना, उसको आपको याद करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट, बताएं, available with the public of an economy at particular point of time. It measure by the different monetary aggregates, different goods of
डिफरेंट ग्रुप्स और फॉर्म पब्लिश बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो RBI पब्लिश करती है। अब इसमें ना मनी को देखिए अलग अलग ग्रुप या अलग अलग फॉर्म में रखा गया है, वो 4 है। क्या एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, MCQ में पक्का पूछ दे। क्या याद रखना, देखिए M1 में आपको ये याद करना पड़ेगा, इसमें समझाने को कुछ नहीं है, ठीक है। M1 में क्या है, आपका करेंसी, आपका कॉइन जो पब्लिक के पास है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट मतलब जो होता है टाइम डिपॉजिट कर रहते हैं या डिमांड डिपॉजिट दिए रहते हैं ये सब, और अदर डिपॉजिट विद RBI। M2 में क्या है, M1 वाला, ये वाला M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस और विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जो सेविंग डिपॉजिट है वो इसमें आ गया, ठीक है। FD सब टाइम डिपॉजिट FD कराता है, सेविंग डिपॉजिट हो गया जो पोस्ट ऑफिस में दिया गया तो उसको लेकर के है। M3 में क्या है, ये M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग मेनली फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट में। M4 में क्या है, M1 नहीं लिया गया, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गड़बड़ी करता हुआ चलो, M4 में M3 लिया गया है, M3 प्लस करके जो आगे है सो ध्यान से नहीं दीजिएगा, यहाँ पर MCQ गड़बड़ हो जाएगा। तो आगे क्या है, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, जो पब्लिक के पास जो टोटल डिपॉजिट है सो ले लेंगे, उसमें हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब यहाँ से देखिए MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ कुछ चीज, कुछ कुछ पॉइंट। अब M1 और M2 के बारे में देखिए क्या है कि भाई M1 इज द मोस्ट लिक्विड मनी एंड M4 इज द लिस्ट लिक्विड मनी। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। इधर देखिए M1 में आपका क्या था, करेंसी था, कॉइन था, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब था, ठीक है ना। ये क्या सबसे ज्यादा मार्केट में तो दौड़ता है, करेंसी दौड़ता है और आपका कॉइन दौड़ता है। और जो M4 है, M4 M3 के साथ टोटल डिपॉजिट विद फिक्स डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये मार्केट में तो नहीं दौड़ता। ये सब चीज जो है बाद में जो लिया गया वो मार्केट में तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत रेयर। M3 इज द वाइडली यूज्ड एज मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ऑब्वियस है। M3 में क्या आता है, M3 में आपका आता है M1 यानी कि ये करेंसी और कॉइन, और साथ ही साथ जो लोग फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी किसका है, M3 का है, ठीक है। M1 और M2 क्या बोलते हैं हम लोग, नैरो मनी बोलते हैं। M3 और M4 क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रॉड मनी भी बोलते हैं, समझ में आया? अच्छा बच्चे लोग, नैरो मनी और ब्रॉड मनी बोलने का मतलब समझिए थोड़ा सा। नैरो मनी बोलने का मतलब मनी दैट कैन बी दैट यू कैन स्पेंड इमीडिएटली, मोस्ट लिक्विड। ब्रॉड मनी बोलने का मतलब होता है मनी दैट इंक्लूड्स लेस लिक्विड थिंग्स टू लाइक फिक्स डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। नैरो मनी बोलने का मतलब है जिसका लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो, और ब्रॉड मनी बोलने का मतलब है जिसका लिक्विडिटी उतना अच्छा नहीं हो, ठीक है, थोड़ा कम है। तो ये था क्या आपका नैरो मनी, ब्रॉड मनी। M0 को पढ़ना है नहीं, आपको केवल ये 4 पढ़ना है, M1 M2 M3 M4, केवल M1 M2 M3 प्लस M4, बस इतना बहुत है, उससे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी, एक अच्छा मनी का पहचान क्या होगा। सबसे पहले क्या, उसको जनरल एक्सेप्टेंस, हर आदमी उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट करे, ठीक है नहीं, जिसको भी दे वो मना ना करे, फटा हुआ नहीं होना चाहिए। ड्यूरेबल, ऑब्वियस जल्दी से खराब ना हो। अब तो बात चल रहा है भाई नोट को प्लास्टिक का बनाया जाएगा, आज मैं बात कर रही थी तो प्लास्टिक बनाएगा, एकदम से प्लास्टिक नहीं, वो एकदम पतला सा रहेगा, आराम से आपका पैकेट में चला जाएगा, पर वो पॉलीमर का बना रहेगा, एक प्रकार का प्लास्टिक से बना रहेगा। पोर्टेबिलिटी मतलब क्या है, इजी टू कैरी एंड ट्रांसफर। एक अच्छा मनी वो है भाई जिसको आराम से आप इजी और कैरी कर सकते हो, पैसा जेब में रखे कहीं भी घूम के फिर के आ जाइए, है कि नहीं। डिसेबिलिटी, ऑब्वियस आराम से जो डिवाइड होता है, ऑब्वियस भाई पैसा को आप स्मॉल यूनिट में तोड़ सकते हैं, 1 रुपया 2 रुपया जितना चाहे हर एक पे तोड़ सकते हैं बिना किसी रोक टोक का। यूनिफॉर्मिटी, स्टैंडर्डाइज अपीयरेंस एंड वैल्यू, भाई पैसा को सबको दिखने में सेम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि होता क्या है कि बच्चा लोग बूढ़ा लोग उसको देख के एक झलक में जान जाके हाँ ये पैसा है, ठीक है, इस टाइप का कारण है। लिमिटेड सप्लाई, ऑब्वियस है भाई उसको मेनली लिमिटेड में रखा जाएगा ताकि अनाप शनाप छाप के वो इन्फ्लेशन ना ले आए, ठीक। तो ये था। तो टाइप्स ऑफ मॉडर्न मनी, मॉडर्न मनी में क्या है आपका, करेंसी है, कैश जिसमें आता है, बैंक मनी है जो बैंक में डिपॉजिट है, सो प्लास्टिक मनी में आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और आपका डिजिटल वॉलेट आएगा, ये आपका प्लास्टिक मनी। फिर नियर मनी, नियर मनी क्या है, हाई लिक्विड एसेट, नियर मनी बोले क्या, उसका एसेट का लिक्विडिटी हाई है, ट्रेजरी बिल है, उसमें मनी मार्केट फंड है इसमें, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ मनी जो आप अभी देखें, क्या था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी, एक अच्छा मनी का पहचान क्या है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ मॉडर्न मनी जैसा देख लिए वो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए बहुत बार बच्चा लोग को ना फिएट मनी और लीगल टेंडर ऑफ मनी में काफी बार कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम आपका अच्छा से क्लियर कर देते हैं। देखिए बच्चों सिंपल समझिए, फिएट मनी जो होता है ना,
ये सिंपली ये बोलता है कि इस मनी का अपना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता, ठीक है, अपना कोई इसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता। एक चीज तो ये हो गया। और दूसरा, इसको पब्लिक इसलिए ले रहा है कि भाई ये केवल गवर्नमेंट का ट्रस्ट पे दौड़ रही है। क्या मतलब है उसको बोलने का? मतलब ये हुआ, मान लीजिए कोई नोट है हम लोग के पास, ठीक है, हम लोग के पास कोई करेंसी है, नोट है, उस नोट का अपना कोई वैल्यू थोड़ी ना है। अगर उसको आप आग लगा दीजिएगा तो क्या उस डस्ट का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है कि नहीं? पर फिर भी इस नोट को हम लोग ले क्यों रहे हैं, इस कागज का टुकड़ा को ले क्यों रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भाई उसमें गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट को ट्रस्ट पे लगा हुआ है। जैसे आप देखिएगा उसमें आरबीआई अपना साइन की रहती है। अगर वो 100 का नोट है तो साइन उसमें लिखा रहता है भाई कि हम इस बियरर को, जो भी 100 रुपए का नोट को होल्ड करेगा, उसके लिए हम 100 रुपए के लिए लाइबल होंगे, ठीक है। वो 100 रुपए मान लीजिए, समझिए वो बैक सपोर्टेड है गवर्नमेंट का ट्रस्ट पे, ठीक है। तो ये हो गया एक प्रकार का आपका फिएट मनी। फिर लीगल टेंडर ऑफ मनी क्या होता है? लीगल टेंडर ऑफ मनी सिंपली ये बोलता है कि भाई इस चीज को आपको हर हाल में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। इस पैसा को आपको हर हाल में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको आप किसी भी एंगल पे रिजेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इसको रिजेक्ट करने की कोशिश किए, रिजेक्ट करने की कोशिश किए, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकता है और आपको जेल भेजा जा सकता है। जैसा ना एक समय में बहुत कुछ क्या था ना, 1 रुपया का सिक्का लेना बंद कर दिया था, तो आरबीआई जो कोई केस किया था, आरबीआई उठा के जेल में डाल दी, है कि नहीं? तो फिर डिफरेंस क्या दोनों में? ऐसे जब पढ़िएगा तो आपको लगेगा दोनों सेम चीज है। इसमें भी और इसमें भी सेम। देखिए एग्जांपल अगर हम दे दें, इसमें मान लीजिए इसमें भी आपका एग्जांपल आता है कॉइन, करेंसी का, इसमें भी आपका एग्जांपल आया करेंसी का, इसमें भी आपका एग्जांपल आया कॉइन का, इसमें भी आपका आता है कॉइन का। तो वो डिफरेंस कहाँ आता है समझिए, मेन डिफरेंस कैसे आता है सो समझिए। मेन डिफरेंस ना एक्सेप्टेंस में आके उठेगा। मेन डिफरेंस एक्सेप्टेंस में आकर के उठता है। कैसे आके उठता है सर? देखिए बताते हैं कैसे आके उठता है। मान लीजिए कोई चेक है, ठीक, अगर आपको चेक दिया जाए तो ऑब्वियस उसको आप ले सकते हैं, पर उस क्या चेक का कोई अपना इंट्रिंसिक वैल्यू है? नहीं, चेक का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो नहीं है। तो ये चल किस रही है? ये चल रही है केवल गवर्नमेंट का ट्रस्ट पे या आरबीआई का ट्रस्ट पे, बैंकिंग का ट्रस्ट पे चल रही है। तो क्या है, चेक आपका एक प्रकार से फेट मनी है। चेक आपका फेट मनी है। बात कीजिए लीगल टेंडर मनी का। चेक आपका लीगल टेंडर मनी नहीं है। मान लीजिए आप इस शॉपकीपर के पास गए, ठीक है, शॉपकीपर के पास गए, मान लीजिए वहां पर आप क्या किए, कुछ नाश्ता कर लिए, ठीक है, कुछ स्नैक्स खा लिए, और बोले भाई ये रहा मेरा, मान लीजिए जो स्नैक्स था उसका टोटल बिल 500 का था, ठीक है, कोई बढ़िया रेस्टोरेंट में खा लिए तो 500 का था, तो 500 का आप चेक काट दिए। अब ये शॉपकीपर आपको मना कर सकता है कि नहीं हम चेक नहीं लेते हैं। ये बोल सकता है भाई कि हम आपका चेक नहीं लेते, हम चेक से पेमेंट नहीं लेंगे, आप हमको कैश दीजिए। क्या वो बोल सकता है कि नहीं? एकदम बोल सकता है, एकदम अलावा है। ठीक है, चेक आपका फेट मनी है, इसलिए उस दुकानदार आपको वो चाहे तो मना कर सकता है। लेकिन अगर अगर ये चेक अगर आपका लीगल टेंडर ऑफ मनी में होता ना, तो ये दुकानदार उसको चाह के भी मना नहीं कर सकता था। समझा? जैसे लीगल टेंडर ऑफ मनी में क्या था, लीगल टेंडर ऑफ मनी में आपका आता है मेनली नोट सब और आपका करेंसी सब। नोट सब आता है, करेंसी सब। अब सोचिए, अब इसी दुकानदार को अब अगर आप कॉइन दीजिए चाहे नोट दीजिए, ये इसको चाह के भी मना नहीं कर सकता। या ऐसे समझ लीजिए बच्चों, थोड़ा सा अगर हम उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोले, मान लीजिए आप किसी ज्वेलरी शॉप में गए और आप 1 लाख का सोना खरीद लिए। अब उसको आप 1,00,000 रुपए का सिक्का में पेमेंट कर रहे हैं, 1,00,000 रुपए कॉइन में, क्या ये मना करके दिखा देगा? ये जो ज्वेलरी शॉप है क्या मना करके दिखा देगा? नहीं मना कर सकता। क्यों? क्योंकि ये लीगल टेंडर ऑफ मनी है। वो 1 रुपए का सिक्का में दे चाहे 10 रुपए का सिक्का में दे, वो लीगल टेंडर ऑफ मनी है ना। इस दुकानदार को हर हाल में उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है, फिएट मनी में और आपका लीगल टेंडर ऑफ मनी में। आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसीलिए इसीलिए करेक्शन ऐसे होता है कि ऑल लीगल टेंडर ऑफ मनी इज फिएट मनी। जितना भी लीगल टेंडर ऑफ मनी है, ठीक है, इसमें इसमें मेनली है ही क्या, आपका करेंसी और कॉइन सब है। ऑल लीगल टेंडर ऑफ मनी इज फिएट मनी, बट ऑल फिएट मनी इज नॉट लीगल टेंडर ऑफ मनी। जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या आपका चेक, ठीक है। तो ये था, तो ये क्लियर हो गया बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।